नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो राज्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, जिसके बाद अब उत्तराखंड से दूसरे राज्यों में बस सेवा की शुरुआत हो सकेगी। पहले फेज में 100 बसों को संचालित करने की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें राज्यों के साथ समन्वय बिठाकर बस सेवा शुरू की जा सकेगी। साथ ही बस से सफर करने वाले हर यात्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। बस, टैक्सी, मैक्सी, ई रिक्शा में सीट क्षमता के बराबर सवारी बिठाने की परमिशन दे दी गई है। यानी अब जितनी सीटें हैं उतनी सवारियां गाड़ियों में बिठा सकते हैं। तो रोडवेज के लिए नई गाइडलाइंस आ गई है और इसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है। हम आपको बता दें, राज्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है, अब इसके बाद उत्तराखंड से दूसरे राज्यों में बस सेवा की शुरुआत हो सकेगी। पहले फेज में 100 बसों को संचालित करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें राज्य के साथ समन्वय बिठाकर बस सेवा शुरू की जा सकेगी। साथ ही बस से सफर करने वाले हर यात्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। बस, टैक्सी, मैक्सी, ई रिक्शा में सीट क्षमता के बराबर सवारी बिठाने की परमिशन दे दी गई है। यानी आप जितनी सीटें हैं उतनी सवारियां गाड़ियां बिठा सकते हैं। तो ये तमाम गाइडलाइंस है। अब इससे कहीं ना कहीं जो रोडवेज है उनको तो प्रॉफिट होगा ही, साथ ही जो लोग उत्तराखंड आना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है और उत्तराखंड के लिए भी लिहाज से काफी अहम खबर ये मानी जा रही है, जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से तय किया गया है। इस नई गाइडलाइंस में अब पहले ये था कि दूसरे राज्यों से जो कनेक्टिविटी थी रोडवेज की, वो बिल्कुल खत्म थी। अब उसे बहाल कर दिया गया है, जिसके बाद अब उत्तराखंड से दूसरे राज्यों में बस सेवा की शुरुआत हो सकेगी। बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, ये जो रोडवेज के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है, उसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, एक तो सुविधा हो जाएगी। लोग लगातार मांग कर रहे थे कि उत्तराखंड में पहुंचेंगे, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, वहां के लोगों के लिए भी और रोडवेज के लिए भी, जिस तरह से घाटी में रोडवेज की बसें तमाम चल रही थी। बिल्कुल नीलू, ये दोनों लिहाज से बेहतर है, क्योंकि रोडवेज का आपने देखा कि लगातार रोडवेज अपनी कई वर्कशॉप को मर्ज कर चुका है। कल भी हमने देखा कि ग्रामीण डिपो में भी रोडवेज ने कुछ मर्ज किए हैं, क्योंकि जो लगातार घाटे में रोडवेज चल रहा है उससे उभरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जो नई एसओपी जारी हुई है, जिसके तहत अंतर्राज्यीय परिवहन खोला गया, उससे रोडवेज की हालत में सुधार आ सकता है। इसके साथ साथ जो यात्री हैं उनको भी सुविधा मिलेगी, क्योंकि उत्तराखंड में वैसे तो लॉकडाउन के बाद 20 मार्च के बाद ही जो अंतर्राज्यीय परिवहन था उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। लेकिन 20 मई के बाद राज्य के भीतर भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो चल रहा था उसमें एसओपी के तहत ये करीब 50% क्षमता के साथ परमिशन दी गई थी। यानी कि अगर एक बस में 20 लोग एक समय में जा सकते हैं, तो 10 लोग ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बसों को चलाने की परमिशन दी गई थी। इसके साथ किराए में भी 1.5 गुना वृद्धि कर दी गई थी। अब वो सारी जो पुरानी गाइडलाइन है उसको वापस ले लिया गया है। बस या कैब या ऑटो या रिक्शा में जितनी सीटें हैं उतनी सीटों पर यात्री जा सकेंगे। लेकिन सुनील, ये तमाम गाइडलाइंस तो जारी कर दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात ये होगी कि इसको किस तरह से संचालित किया जाएगा, क्योंकि कह रहे हैं कि ठीक है, अब जितनी सीटें हैं उतनी सवारियां आप बिठा सकते हैं, लेकिन कोरोना के मामले लगातार उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं। ऐसे में कहा यह गया है कि अगर आप बस में सवारी करते हैं तो रजिस्ट्रेशन पहले करवाना होगा। तो फिर नियम कानूनों का पालन किस तरह से होगा? इसको लेकर किसी तरह की कोई गाइडलाइन? देखिए नीलू, इसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि जो भी यात्री बसों में बैठेंगे, जो भी यात्री आएंगे, चाहे वो चालक परिचालक ही क्यों ना हो, उनको एक तो स्मार्ट सिटी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो राज्य की अपनी एक व्यवस्था है। इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। दूसरे राज्य से अगर कोई बस आती है तो जहां पर उतरेगी, जिस स्टेशन पर उतरेगी, वहां के डीएम इस व्यवस्था को देखेंगे कि वहां पर थर्मल स्कैनिंग की जाए, ये देखा जाए कि उनका रजिस्ट्रेशन है या नहीं। यदि कोई यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के आता है तो मौके पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसका रजिस्ट्रेशन कराएगा। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है कि भविष्य में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो उसके कॉन्टेक्ट को ट्रेस किया जा सके, उसका पता लगाया जा सके कि कौन यात्री कहाँ से आया। बिल्कुल, तो तमाम नियमों का पालन करते हुए, कोविड नियमों का पालन करते हुए अब रोडवेज की नई गाइडलाइंस जारी हो गई है, जो आम लोगों को राहत देगी, रोडवेज को राहत देगी, उत्तराखंड के लिहाज से भी काफी बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, हमारे से बात करने के लिए।
और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। चारधाम यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। देवस्थानम बोर्ड के श्रद्धालुओं के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट की शर्त अब हटा दी गई है। अब श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन और ई पास के साथ ही चारधाम यात्रा पर आ सकते हैं। हमने आपको कल दिखाया था कि चारधाम यात्रियों से कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही है। अब न्यूज 18 का खबर का असर हुआ है। रजिस्ट्रेशन ई पास व्यवस्था जारी रहेगी और अब जिस तरह से खबर लगातार हमने दिखाई तो देवस्थानम बोर्ड ने श्रद्धालुओं के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट की शर्त हटा दी है। और इस बीच एक खबर आई है कि उमा भारती के कोरोना पॉजिटिव होने की ये खबर है। सोमवार को स्वास्थ्य टीम बद्रीनाथ पहुंची और वहां पर एहतियातन मंदिर समिति और अन्य लोगों के सैंपल लिए गए हैं। यहां पर धर्माधिकारी समेत 34 लोगों के सैंपल लिए गए हैं और सभी की रिपोर्ट आने तक क्वारंटीन रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में सैनिटाइजेशन भी किया गया है। आपको बता दें कि उमा भारती कोविड पॉजिटिव आने से पहले बद्रीनाथ आई थी और इसलिए यह कवायद अब बद्रीनाथ में की जा रही है। और अब बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट की। तो सोमवार को कोरोना के 457 नए केस सामने आए हैं। पिछले दिनों की अपेक्षा ये केस काफी कम है, जिसके बाद कोरोना के कुल केस अब 47,500 के पार पहुंच गए हैं। कुल मौत 580 है, जबकि 10,000 एक्टिव केस इस वक्त उत्तराखंड में हैं। और नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल से इलाज कराकर सोमवार को हल्द्वानी लौट आई हैं। इंदिरा हृदयेश के बेटे सुमित हृदयेश ने इसे लेकर ट्वीट किया। इंदिरा हृदयेश को कोविड के बाद चेस्ट इंफेक्शन हो गया था, जिसके बाद पहले देहरादून और फिर गुरुग्राम के अस्पताल में इंदिरा को भर्ती कराया गया था, लेकिन अब वो स्वस्थ होकर अपने घर लौट आई है। और उत्तरकाशी में भटवाड़ी ब्लॉक के दिलसौट गांव में कोरोना को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई। यहां पर 4 दिन पहले डॉक्टरों की टीम गांव में गई थी। गांव में ही 3 महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि ना तो महिलाओं को अस्पताल में भर्ती किया गया और ना ही उन्हें आइसोलेट किया गया। अब 4 दिन बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग उन्हें फोन कर रहे हैं तो महिला और उनके परिजनों का फोन नंबर बंद आ रहा है। अब डीएम ने महिलाओं को अस्पताल लाने के लिए टीम भेजने की बात कही है। तो वो महिलाओं को अभी होम आइसोलेट किया हुआ था, लेकिन वहाँ पे टेस्टिंग अभी और कराई जानी है। तो वहीं पे ग्राम प्रधान का यही हमारा उनका अनुरोध था कि और टेस्टिंग कराई जाए और जो सूचना है वहाँ पे टीम आने की और जो टीम आती है उसे ग्राम प्रधान उन लोगों से भी सामंजस्य करा लिया जाए ताकि टेस्टिंग में भी बढ़ोतरी हो सके। और नमामि गंगे स्कीम में तैयार 8 ट्रीटमेंट प्लान का प्रधानमंत्री मोदी आज वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। आज सुबह 11 बजे इन 8 एसटीपी प्लांट का लोकार्पण किया जाएगा, जिसमें हरिद्वार में 4, ऋषिकेश में 2, मुनि की रेती और बद्रीनाथ में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है। हरिद्वार के जगजीतपुर में 68 एमएलडी तो सराय में 18 एमएलडी का प्लांट बनाया गया है। ये प्लांट एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत भी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। ये अत्याधुनिक किस्म के एसटीपी सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट ये यहाँ पर उनका कल माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण करेंगे। इनको देखने के लिए स्वीडन के राजा भी आए थे, राजा रानी भी आए थे और उन्होंने भी उसकी प्रशंसा की थी कि भारत जैसे देश में इतने आधुनिक किस्म के एसटीपी प्लांट लग रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए आशीष डोभाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, आज जिस तरह से 8 एसटीपी प्लांट का लोकार्पण होगा प्रधानमंत्री द्वारा, किस तरह की तैयारी इसको लेकर और कब से ये वर्किंग में आ जाएगी, यानी काम इस पर शुरू हो जाएगा, कब से ये काम करने लगेगी? नीलू, आपको बताना चाहता हूं कि आज गंगा को लेकर जो सबसे बड़ा मुहिम चली थी वो आज चरितार्थ हो रही है और प्रधानमंत्री खुद रुचि लेकर इस पूरे प्रोजेक्टों में लगे रहे हैं। तो 8 परियोजनाएं जो नमामि गंगा के तहत बनी है, जिससे गंगा स्वच्छ, साफ और निर्मल होगी और कुंभ में आने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है कि उनको स्वच्छ गंगा जल में डुबकी लगेगी। तो पूरी तैयारी प्रशासन द्वारा कर ली गई है। वर्चुअल स्टूडियो बना दिया गया है जहां से प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और साथ में जो जनप्रतिनिधि हैं वो उसमें सम्मिलित होंगे। और ये जो पूरी परियोजनाएं हैं
ऋषिकेश में 3 परियोजनाओं की बात है। एक मुनि की रेती में स्थित है, 2 ऋषिकेश में स्थित है और ऋषिकेश में सबसे अत्याधुनिक प्लांट जो है देश का वो लगा है। 3 मंजिल का अत्याधुनिक प्लांट है, इसको लगाया गया है और ये वर्किंग कंडीशन में शुरू आ चुका है क्योंकि इसकी जो टेस्टिंग है वो लगातार हो चुकी थी। बस लोकार्पण का इंतजार था जो आज होने वाला है और इसके होते ही गंगा में शुद्ध जल को प्रभावित किया जाएगा शोधन के पास। तो ये सारी तैयारी पूरी हो चुकी है और आज 11 बजे का इंतजार है जब प्रधानमंत्री इन प्रोजेक्टों को देखेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे। जी बिल्कुल, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री कई प्रोजेक्ट को लेकर इंटरेस्टेड हैं और उसमें से एक ये भी प्लांट है आज जिसका 11 बजे उद्घाटन होना है प्रधानमंत्री द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए में टनल का सोमवार को शिलान्यास किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस टनल का वर्चुअली शिलान्यास किया और इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल जीएस नेगी भी मौजूद रहे। साथ ही सीडीएस विपिन रावत और आर्मी चीफ नरवणे भी मौजूद रहे। यहां पर 45 करोड़ के बजट से 2 टनल तैयार होगी और टनल के जरिए आईएमए के दोनों कैंपस कनेक्ट होंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यही कैडेट्स देश के असली प्रहरी हैं। राजनाथ ने कहा कि पौने 2 साल में इसका काम पूरा होगा और मैं ही इसका उद्घाटन भी करूंगा। वहीं सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि केंद्र सरकार का आभार और 45 साल बाद ये काम संभव हुआ है, वो भी केंद्र सरकार द्वारा। ये जो 2 अंडरपास बनेंगे इससे न केवल हमारी जो सैन्य अकादमी है उनको लाभ होगा बल्कि उत्तराखंड और उत्तराखंड में आने वाले तमाम जो पर्यटक हैं हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, ये उनके लिए आम रास्ता है। और राजधानी देहरादून में दिन दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां पर पटेल नगर में 60 साल के डॉक्टर भारत भूषण पर 2 मासूम बच्चों के साथ रेप का आरोप लगा है। डॉक्टर के घर में काम करने वाली महिला के 7 साल व 3 साल की बच्चियों के साथ डॉक्टर ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी डॉक्टर पर दूध में बेहोशी की दवा मिलाकर इस घिनौने वारदात को अंजाम देने का आरोप है। इन बच्चों की मां की शिकायत पर पुलिस ने अब केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार भी कर लिया है। कार्रवाई करते हुए अभी उचित धाराओं में भी पंजीकृत किया है और दबिश देकर के उक्त अपराधी को गिरफ्तार किया है। उसको आज जेल में भेज दिया गया है, न्यायिक परीक्षा में पेश कर माननीय न्यायालय में पेश करके। और ऋषिकेश में कई दिन से लापता एक शख्स पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक शख्स की हत्या कर दी गई और हत्या करने वाली कोई और नहीं बल्कि मृतक की ही पत्नी थी। मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। 25 सितंबर को चंदा रानी ने ऋषिकेश कोतवाली में अपने पति अमरजीत साहनी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो वारदात का खुलासा हो गया। अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहाँ सभी लोगों ने मिलकर के दारू पी और वापस आते समय मृतक की पत्नी के प्रेमी द्वारा हथौड़े से मारकर उसकी हत्या कर सबको झाड़ियों में छिपा दिया गया। दौरान पूछताछ जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो अभियुक्तों द्वारा सबकी बरामदगी कराई गई। और श्रीनगर बेस अस्पताल में कोरोना से मौत के बाद मृतक महिला के गहने चोरी हो गए। इसके बाद अब इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। कॉलेज प्राचार्य ने अस्पताल एमएस की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है। अस्पताल में कोरोना से महिला की मौत हुई और जब शव को देखा गया तो उसके गहने गायब थे। महिला के बेटे ने इसकी डीएम से शिकायत की थी। लेकिन ये भी कल की बहुत दुखद घटना है कि अगर किसी की मृत्यु के बाद और उसके उस महिला के जेवर निकाले गए, ये निस्सव से निकाले गए, निश्चित रूप से दुखद घटना है। उसकी जांच के लिए सरकार ने बोला है, कमेटी बना दी है 5 सदस्यों की। इसकी हम वो जांच कर रहे हैं, इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीजेपी विधायक पूरन सिंह फर्त्याल को पार्टी ने नोटिस दे दिया था और अब विधायक ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत को नोटिस का जवाब दिया। अपने जवाब में पूरन सिंह फर्त्याल ने एक बार फिर उसी भाषा में जवाब दिया है जिसे लेकर फर्त्याल से जवाब मांगा गया था। फर्त्याल ने जवाब दिया कि मैंने पार्टी का अनुशासन नहीं तोड़ा,
साथ ही फर्त्याल ने अपने जवाब में लिखा कि मैंने टेंडर में भ्रष्टाचार का मामला उठाया था और आगे भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। अब इस पर बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत का कहना है कि 3-4 अक्टूबर को इसे लेकर बड़ी बैठक होगी, जिस पर फर्त्याल को लेकर पार्टी फैसला करेगी। फर्त्याल का जवाब आ गया है, उस पर 3-4 तारीख में हमारी बैठक है, उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद कोई निर्णय करेंगे। मोटा-मोटा क्या कहा है सर? उन्होंने अपनी बात कही है कि मैंने कोई नियमों का उल्लंघन नहीं किया, कोई अनुशासनहीनता नहीं करी, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा था, ये मोटा-मोटा कहा है, उस पर विचार करेंगे। और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने 2022 के लिए जोर आजमाइश शुरू कर दी, लेकिन पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती लोकल मुद्दों के अलावा पहाड़ के चेहरों को सामने करना है। अब तो बाकायदा पहाड़ी और लोकल चेहरों की ढूंढ भी यानी कि खोज भी शुरू हो रही है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी यूथ को जोड़ने के साथ साथ नई कार्यकारिणी में पहाड़ी चेहरों को जोड़ने की मशक्कत में है। पार्टी नेता मानते हैं नई कार्यकारिणी में तवज्जो उन्हीं चेहरों को दी जाएगी जो पहाड़ के होंगे। साथ ही पहाड़ की रीढ़ कही जाने वाली महिलाएं पार्टी में फ्रंट फुट पर दिख सकती हैं और ये कैसे किया जाए, इसे लेकर कवायद तेज है। उत्तराखंड में पहाड़ी चेहरे ही आगे रहेंगे। पहाड़ के प्रदेश है, पहाड़ी चेहरों को और नौजवानों को हम आगे लगाने की नींद चला रहे हैं और आने वाले समय में पहाड़ की कमांड जो देंगे वो नौजवान और महिला शक्ति। उत्तराखंड की राजनीति में महिलाओं का वैसे ही विशेष योगदान है और महत्वपूर्ण भूमिका है। उसको देखते हुए निश्चित तौर पे महिलाओं को भी हम पूरा रिप्रेजेंटेशन अपने संगठन में भी देंगे और आने वाले चुनाव में जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी उन महिलाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जानकार भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प बन सकती है, लेकिन चुनाव दिल्ली की तर्ज पर नहीं बल्कि उत्तराखंड को ध्यान में रखकर लड़ना होगा। लेकिन उत्तराखंड और दिल्ली में की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न है। उत्तराखंड दिल्ली के जैसा जो प्लेन बिल्कुल सपाट मैदान है झाड़ू लगाने के लिए, वो उत्तराखंड में नहीं है। यहाँ तो बहुत ही जटिल मानसिकता भी है और उसके बाद जो है ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी बहुत डिफरेंट हैं। अब पुरानी कार्यकारिणी भंग है और नई कार्यकारिणी स्थिति कुछ हद तक तो साफ कर देगी। क्या आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में रोड मैप है क्या? न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और रिलायंस जियो ने श्री हेमकुंड साहिब में दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। चमोली में सिख समुदाय के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में रिलायंस जियो ने अपनी 4G सेवाएं प्रारंभ कर दी हैं। श्री हेमकुंड साहिब तक 4G नेटवर्क पहुंचाने वाला जियो पहला ऑपरेटर होगा। गोविंद घाट और घंघरिया गांव क्षेत्र में जियो के 4G नेटवर्क ने काम करना शुरू भी कर दिया है। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा में ये 2 महत्वपूर्ण पड़ाव हैं जहां पर श्रद्धालु रुकते हैं। यात्रा क्षेत्र में वॉइस के साथ वीडियो कॉलिंग भी अब आसानी से हो सकेगी। 4G नेटवर्क की तेज स्पीड की वजह से आसपास के टूरिस्ट और धार्मिक स्थलों की जानकारी भी सिंगल क्लिक पर उपलब्ध होगी, जिसमें देवभूमि में टूरिस्ट इंडस्ट्री को बूस्ट अप मिलेगा। उन्हीं ने अपना एक टावर लगा दिया है जिससे कि संगतें आकर के अपना यहाँ पर दर्शन स्नान भी करती हैं और पीछे घर में अपने फ़ोन भी करती हैं, जिससे ये होता है कि कितना पैसा लगा करके यहाँ पर कुछ लोग दर्शन करने आते हैं और यहाँ पर लाइव होकर के अपने घर वालों को यहीं से दर्शन करा देते हैं। और कोरोना महामारी ने लोगों के साथ सभी तरह के कारोबार को प्रभावित किया है, खासतौर पर इनफॉर्मल सेक्टर जो रोजगार के करीब 88% हिस्सा है। मैकेनिक कम्युनिटी जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले में से एक है। कैस्ट्रॉल एक्टिव नेटवर्क 18 के साथ प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन नाम से एक अभियान शुरू किया है। इसका मकसद देश के इंजनों की सुरक्षा के साथ साथ मैकेनिक की तकनीकी कौशल को भी उभारना है। भारत 2 पहिया वाहनों की दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है और साथ ही उनकी सर्विस के लिए बड़ी संख्या में मैकेनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करता रहा है। हालांकि देश भर में हुए लॉकडाउन ने इन छोटे पैमाने के लाखों मैकेनिकों के भविष्य को अंधे कुएं में धकेल दिया। परेशानी यही है कि लॉकडाउन के बाद तो काम चला ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे जैसे लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, खुलने लगा, तो वैसे ही सहज काम भी सही होने लगा, लेकिन अभी भी प्रॉपर तरीके से काम भी इतना अच्छा नहीं है जो होना चाहिए। इसी सिलसिले में जागरूकता बढ़ाने और छोटे पैमाने के मैकेनिकों को सपोर्ट करने के लिए नेटवर्क 18 ने कैस्ट्रॉल एक्टिव के साथ मिलकर प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को लॉन्च किया। देश के इंजन की सुरक्षा और मैकेनिकों के तकनीकी कौशल को उभारने की पहल, ताकि हम उन्हें एक बेहतर कल दे सकें।
As mechanics resiliently look to get back on their feet, Castrol India and Network 18 present Protect India's Engine, a joint initiative to empower India's mechanic community to navigate through these difficult times and be better equipped to restart their business. Castrol Active will aim to invest up to rupees 50 lakhs towards upskilling initiatives for mechanics. Just like our mechanics who protect our bikes, let's now do our bit to protect them and help them to keep moving ahead. इस पहल को मनोरंजन और फिल्म जगत की ओर से भरपूर समर्थन मिला है। कैस्ट्रॉल और नेटवर्क 18 आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता है कि एक प्रतिज्ञा लेकर आप प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन को अपना समर्थन दें। ये एक पहल है ताकि ये मैकेनिक्स जो हमारे जीवन के लिए इतने ज़रूरी हैं, इन्हें हम अपना समर्थन दे सकें और ये अपने तकनीकी ज्ञान को, अपने कौशल को और उभार सकें ताकि आने वाले समय में आपकी बेहतर सेवा कर सकें, आने वाले कल की चुनौतियों के लिए पहले से तैयार हो सकें। जैसे भारत सिस्टमैटिक अनलॉक की ओर बढ़ रहा है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने मैकेनिक भाइयों का समर्थन करें और उनके भविष्य के लिए नए रास्ते खोलें। आइए जुड़िए कैस्ट्रॉल एक्टिव और नेटवर्क 18 के इस पहल से और दीजिए अपना सपोर्ट प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को। रुक मत चल तू। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।